अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जैसा कि आज हम लोग अपना फ़र्स्ट लेक्चर कंडक्ट करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से बिगिन करते। मेरा नाम सरोज जावेद है और बायोलॉजी का पूरा सेक्शन जो है वो मैं ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। पेपर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ऑब्वियसली आप लोग अब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग को अच्छे से आइडिया है कि बायोलॉजी का पेपर 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। बॉटनी अलग हो जाएगा, ज़ूलॉजी अलग हो जाएगा। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आएगी आप लोग की, और जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा आप लोग के साथ थ्रू ए प्रेजेंटेशन डिस्कस भी हो जाएगा, हो भी चुका है। तो आप लोग को इस बारे में अच्छे से आइडिया है कि पेपर किस तरीके का बनेगा। और फिर ज़ाहिर है अब आप लोग की जो बुक है, लाइक फर्स्ट ईयर बुक में डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ईयर में जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, बॉटनी का सेक्शन अलग था, ज़ूलॉजी का सेक्शन अलग था, चैप्टर के अमंग टॉपिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन आती थी बिल्कुल सिमिलरली। सेकेंड ईयर में भी वैसा ही है, टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूशन हैं, चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूशन हैं। जो टॉपिक बॉटनी के हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, जो ज़ूलॉजी के हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। कि मेरा काम है इन चीज़ों को सेपरेट आउट करना। मेरा काम है कि आप लोग को बताना कि कौन सा टॉपिक बॉटनी में आएगा, कौन सा टॉपिक ज़ूलॉजी के अंदर आएगा, और सारी की सारी चीज़ें वक्तन टाइम के साथ होती चली जाएंगी। जैसा फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने स्टडी किया, ज़्यादातर जो ओल्ड स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, स्टडीज़ में आ भी गए होंगे, उन्होंने अपने आप को एनरोल भी कर लिया होगा। आप लोग जानते हो बेटा, हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। कोर्स की स्टार्टिंग से लेके, बुक की स्टार्टिंग से लेके बुक के एंड तक हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट और कोई भी चीज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। टोटल स्टडी करनी है, चाहे वो पेपर में आती हो या ना आती हो चीज़। कुछ चीज़ें नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको एज इट इज़ स्टडी करना होता है। थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में डिस्कस करके देन अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ आएंगे। आज ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आज ही से पढ़ना स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी वेस्टेजेस ऑफ टाइम। के टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो आप लोग को अब सेकेंड ईयर में स्टडी करने हैं, वो आप लोग को पढ़ने 13 चैप्टर्स। तो एक बात समझ रहे होगे कि एक चैप्टर जो है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ईयर कम है, एक चैप्टर सिर्फ कम है, मगर उस चैप्टर के कम होने से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। सेकेंड ईयर में भी उतने ही लेंदी चैप्टर्स आएंगे जितने फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में जितने आप लोगों ने बेसिक स्टडी की, सेकेंड ईयर में बेसिक चैप्टर कोई नहीं आएगा। फर्स्ट चैप्टर से ही वो चीज़ें आना स्टार्ट होंगी विच आर लॉजिकल। तो बेसिक्स कुछ नहीं है, जैसे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट 4 चैप्टर्स आप लोग देख रहे हैं ना, थोड़े बेसिक चैप्टर्स आ जाते हैं, ऐसा सेकेंड ईयर में नहीं होगा। बट आउट ऑफ दीज 13 चैप्टर्स जो मेन कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है ना, वो है फ्रॉम चैप्टर 1 till 9। ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स बहुत कॉन्सेप्चुअल होंगे, जिनके ऊपर मैं बेहद फोकस करूँगा। फर्स्ट 9 चैप्टर्स को मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 भी इतना ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जितने ये फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैं। बट द डिफरेंस इज़ कि जो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 है ना, इन चैप्टर्स के अंदर इतनी कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं है, इन चैप्टर्स के अंदर इतने कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स रिलेटेड हैं टू इकोलॉजी, ये चैप्टर्स रिलेटेड हैं टू इकोसिस्टम। जैसे कुछ चैप्टर्स के अंदर फॉरेस्ट की बात आ जाएगी, ग्रासलैंड की बात आ जाएगी, तो फॉरेस्ट वगैरह के, डेजर्ट्स वगैरह के बारे में आप लोग को फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है। पोल्यूशन जैसा जिक्र आएगा आखिर के जो चैप्टर्स होंगे इसके अंदर। तो जब इन चैप्टर्स के अंदर इन चीज़ों का जिक्र आएगा ना, तो ज़ाहिर है फॉरेस्ट का मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी दे सकता हूँ। ये बता सकता हूँ कौन सा फॉरेस्ट है, कहाँ हो सकता है, कितने एकर्स पे, ये सारी चीज़ें ब्रीफ आउट कर सकता हूँ। मगर जो फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ कि जो ऑर्गेनल बेस्ड चैप्टर होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में भी जो ऑर्गेनल बेस्ड चैप्टर्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। क्यों इंपॉर्टेंट थे? किन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ? 12, 13, 14। ऐसी सेकेंड ईयर में चैप्टर 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर्स के अंदर आप लोग को ऑर्गेनल स्टडी मिलेगी। चारों चैप्टर के अंदर एक एक ऑर्गन आ जाएगा। और आप लोग जानते हो जब ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं तो यही तो वो बेसिक काम है जो आप लोगों ने आगे जाके करना है। जब आप लोग इंशाल्लाह कल को डॉक्टर्स बनोगे तो ऑर्गन के साथ ही तो डील करना है। ऑर्गन के डिसऑर्डर्स क्या हैं, ऑर्गन्स में मसला क्या आता है, यही सारी चीज़ों के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ना है। इन्हीं सारी चीज़ों को तो आगे जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रैक्टिस करना है। अनफॉर्चुनेटली आप लोग के पेपर्स नहीं हो पाए फर्स्ट ईयर के, मगर अब सेकेंड ईयर को फोकस करो, पूरे तरीके से फोकस करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि जो परसेंटेज आप लोग यहाँ गेन करोगे वही आपकी ओवरऑल परसेंटेज काउंट होगी। तो ये ईयर आप लोग के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस ईयर में जान तोड़ मेहनत करो, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे उसी की बेस के ऊपर आप लोग को आगे आप लोग की यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर दाखिला मिलेगा। सो नाउ इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ईयर
फोकस स्टडी करनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। कुछ अहम बातें जो कि पूरा साल प्रीवियसली भी कहता रहा, फिर से दोहराता हूँ। देखो, रोज़ का काम रोज़ करना, जो पढ़ाई करा दी जाएगी उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट अप करना, जो पढ़ाई कराई जाएगी उसको अच्छे तरीके से फॉलो करो, काम को जमा मत करना। देखो, अब काम की ज़िम्मेदारी काफ़ी हद तक आप लोग के ऊपर भी बढ़ गई है। वो काम जो हम लोग यहाँ पर ईज़िली करवा सकते थे, अब वो ज़िम्मेदारी आप लोग के ऊपर है। मैं किन ज़िम्मेदारियों की बात कर रहा हूँ? जब हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते थे तो हम लोग खुद बैकअप दे पाते थे, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। अब वो सारी की सारी चीज़ें किसको देखनी है? अब वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग को खुद देखनी है। जब आप लोग खुद उन चीज़ों को देखोगे, आप लोग खुद उन चीज़ों को फॉलो करोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, तो खुद ही काम अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। मगर हाँ, अगर घर बैठ के टाइम पास करोगे, नहीं फोकस करोगे स्टडी को, कौन नुकसान उठाएगा? आप ही लोग नुकसान उठाओगे। तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखना, इन चीज़ों के ऊपर बड़ा एम्फोसाइज़ करना। आज भी वही बात कहूँगा, किताब ज़रूर लेके बैठना, रजिस्टर ज़रूर लेके बैठना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हो, बुक में ओपन करवाऊँगा, बुक में से मैं चीज़ों को टैली करवाऊँगा। फर्स्ट सेकेंड लेक्चर के अंदर शायद ना ओपन हो, थर्ड लेक्चर से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बुक मैंने ओपन करवानी है, और बुक ओपन करके मैं चीज़ों को कोट आउट करूँगा, चीज़ों को मार्क भी करवाऊँगा, MCQs की भी मार्किंग करवाऊँगा। आप लोग जानते हो, बड़े अच्छे से जानते हो इस बात को कि एक अच्छे स्टूडेंट में और एक एवरेज स्टूडेंट में ये MCQs का डिफरेंस होता है। पैटर्न इज़ ऑलमोस्ट दी सेम, पैटर्न में तो कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। वैसे ही आप लोग को MCQ करने हैं, शॉर्ट आंसर जो कि ज़ूलॉजी में रीजनिंग और शॉर्ट हो जाएगा, और बॉटनी में 1 लाइन और शॉर्ट हो जाएगा, एंड देन द डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। इट्स ऑल दी सेम। कहाँ से डिफरेंस क्रिएट होता है? सारा का सारा डिफरेंस मैटर करता है MCQs से। अच्छा बुक रीडर बनना है, अच्छे से बुक रीडिंग करो। ये तमाम तर बातें पूरा साल कहता रहा हूँ, आज फिर इन बातों को कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी ये बातें उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं, अभी भी ये बातें उतनी ही ज़्यादा वर्थ रखती हैं जितनी उस वक्त वर्थ रखती थी। तो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना, ज़िम्मेदारी से पढ़ना, और अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे सेशन को देखना। तो आज हम लोग बिगिन अप करेंगे विद चैप्टर नंबर 1। मैंने कहा था कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई टाइम नहीं लगाना, आज ही से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो वील बिगिन अप with chapter number 1, and chapter number 1 is homeostasis। आज तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को ये ब्रीफ कर दूँ कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, इस वर्ड को डिफ़ाइन कर पाऊँ। मेरा बड़ा फोकस होगा इस बात के ऊपर, होम्योस्टेसिस डिफ़ाइन करूँ। देखो, लेक्चर की जो विद है, लेक्चर की विद रखी जाएगी 20 मिनट। क्यों? समझो इस बात को। लेक्चर बन सकता है 1 आवर का भी, 2 घंटे का भी, 3 घंटे का भी बन सकता है। ड्यूरेशन तो आसानी से बढ़ाई जा सकती है, बट दैट विल पावर ऑफ लिसनिंग, कंप्यूटर के आगे बैठ के, लैपटॉप के आगे बैठ के, सेलफोन के आगे बैठ के, दैट विल पावर देन डिक्लाइंस आफ्टर सर्टेन टाइम। लेक्चर 20 मिनट का कंप्राइज किया जाएगा। अब 20 मिनट का मतलब क्लास के 25 मिनट का तो वेस्टेज होगा, वेस्टेज नहीं होगा। क्या होगा? आगे जाके कोशिश करेंगे ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाएं। ड्यूरेशन बढ़ाना एम नहीं होगा, कोशिश करेंगे नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बढ़ा दें ताकि ये काम कवर अप हो सके। बट आप लोग जानते हो, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, छुड़वाऊँगा कुछ नहीं, एक चीज़ नहीं छुड़वाऊँगा, सब कुछ पढ़ाऊँगा, चाहे वो चीज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट क्यों ना। मुझे पता होगा कि वो नहीं आएगी, कभी नहीं आई, फिर भी पढ़ाऊँगा। क्यों पढ़ाऊँगा? आप लोग का हक़ है वो चीज़ें पढ़ना। तो अच्छे तरीके से तैयारी स्टार्ट करना। अगले जुमले में अपना कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। समझना है व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। मुझे कम से कम 3 लेक्चर लगेंगे आप लोग को ये एक बात समझाने के लिए, होम्योस्टेसिस क्या होता है, इसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। ये मुझे कितने लेक्चर्स लग जाएंगे समझाने में? 3। पहले तो इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ, डिफ़ाइन करता हूँ, फिर बताता हूँ एस्पेक्ट्स वगैरह क्या हैं। होम्योस्टेसिस को हम लोग यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेट होती है, स्टेट in which body tends to retain its normal equilibrium state। एक ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी कोशिश करेगी कि अपने नॉर्मल इक्विलिब्रियम को रिटेन करे। लिखना मत शुरू हो जाना, आदत होती है ना डॉक्टर्स की, साइकोसिस में होते हैं बेचारे लिखने के, साइकोसिस में कई बच्चे भी लिखना भी शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा था। कुछ नहीं लिखना, वीडियो आप लोग के पास है,
आखिर में इसको पॉज भी करोगे, यहाँ ही लिखा हुआ आ जाएगा, उस वक्त कॉपी कर लेना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बीच में डिक्टेट आउट करूँगा, लिखने मत बैठ जाना, समझना। 20 मिनट समझने के लगाने, 20 मिनट समझने पे फोकस रखना है। तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें बॉडी टेंड क्या करती है कि वो अपने नॉर्मल इक्विलिब्रियम को रिटेन करे। बॉडी ये कोशिश करती है कि वो अपने नॉर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम है, मैं किस चीज़ को कोट आउट कर रहा हूँ कि ये बॉडी का इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम से मेरी मुराद ये है बॉडी के नॉर्म्स। क्या होते हैं बॉडी के नॉर्म्स? बॉडी के नॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बॉडी के नॉर्म्स के अंदर क्लासिफाई किए जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहली अहम बात, इसके अंदर मैं प्लेस अप कर सकता हूँ बॉडी टेम्परेचर विच इज़ इक्विवेलेंट टू 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का रेस्पिरेटरी रेट जिसको मैं कितना रख सकता हूँ, नॉर्मली 16 ब्रेथ्स पर मिनट। देन पल्स, अगर किसी से पूछे नॉर्मल पल्स कितनी है तो जवाब आएगा 72 बीट्स पर मिनट। ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। पूछे नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है तो अमूमन ये जवाब आएगा। तो ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको बॉडी के नॉर्म्स कहा जाता है। ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि बॉडी के नॉर्मल्स कंसिडर होते हैं। ये जो चीज़ है ना होम्योस्टेसिस, अभी जिसको डिफ़ाइन किया सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। ये अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें ना तो 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर वर्क कर सकती है। ऐसे मैं कह सकता हूँ 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ये 3 एस्पेक्ट्स हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग गौर करेंगे पूरे चैप्टर में। कितने एस्पेक्ट्स होंगे? 3। पहला खिलाएगा ऑस्मो रेगुलेशन, ये कवर अप करना है। दूसरा खिलाएगा एक्सक्रीशन। देन आखिरी एस्पेक्ट होगा थर्मो रेगुलेशन। कहने को सिर्फ 3 हैं मगर आज देखो पहली क्लास है, बगैर टाइम ज़ाया किए मैंने चैप्टर नंबर 1 बिगिन भी कर दिया, मगर ये चैप्टर ख़त्म होते होते 2-2.5 महीने ले लेगा। ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर टॉपिक की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कंप्लीट होते होते एटलीस्ट 2 मंथ्स लेगा, मगर मैं 2 महीने में ही पढ़ाऊँगा, रशअप नहीं करूँगा। बड़ा टाइम है आगे, नहीं ख़त्म हो रहा होगा, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स इंक्रीज़ कर देंगे मगर रशअप नहीं करेंगे कोर्स को। कोर्स पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ें पढ़नी है चैप्टर में। कितने टाइम में पढ़ाऊँगा? 2 महीने में जाके, मगर रशअप नहीं करूँगा। बहुत कुछ समझने के लिए इस चैप्टर में। तो ये जो होम्योस्टेसिस है ना, जिसके ये नॉर्म्स हैं, मैंने ह्यूमन बॉडी के लिहाज से बात की। ज़ाहिर है प्लांट में नॉर्म्स वेरिएट कर जाएंगे, एनिमल्स के अंदर नॉर्म्स वेरिएट कर जाएंगे, मगर ह्यूमन बॉडी में ये 4 किस्म के नॉर्म्स हैं। तो होम्योस्टेसिस कि जो इक्विलिब्रियम है वो इस बात में है कि ये सारे के सारे पैरामीटर्स अपनी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर हों। ये तमाम तर पैरामीटर्स अपनी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर रिटेन हुए हों। अब ज़रा सोचो, क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि हर वक्त ये पैरामीटर्स अपने नॉर्म्स के ऊपर मेंटेन्ड हों? मैं डिज़ीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ। इज़ दिस पॉसिबल कि ये पैरामीटर्स अपनी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर रिटेन्ड हो जाएं? कई बच्चों ने सोचा होगा हाँ पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है। हालांकि मैंने डिज़ीज़ को इग्नोर किया, मैंने कहा मैं डिज़ीज़ के ऊपर रख के बात नहीं कर रहा हूँ। स्टिल इट्स इम्पॉसिबल कि बॉडी इन नॉर्म्स को एग्जैक्टली एट दिस स्पेसिफिक पोजीशन मेंटेन कर ले। कैसे? गर्मी पड़ रही है, आप लोग बाहर कहीं से ना चलते चलते धूप में से घर आए। जब बाहर कहीं धूप में से चलते चलते घर आए तो आप लोग का फ़िलहाल एक्सपोजर था बाहर सनलाइट के साथ, और शायद बाहर का टेम्परेचर चल रहा था 40 और आपका टेम्परेचर कितना चल रहा है? बॉडी टेम्परेचर 37। आपने वो हीट एब्जॉर्ब की, बात को समझना, वो हीट एब्जॉर्ब की। जब वो हीट एब्जॉर्ब की, अल्टीमेटली जैसे ही घर के अंदर आए हो, क्या बॉडी टेम्परेचर इतना होगा? अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
तो क्या वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, शायद 99 हो चुका हो, शायद इतनी एब्जॉर्ब कर ली हो कि 100 पे भी पहुंच चुका हो। तो बॉडी टेम्परेचर वेरिएट कर जाएगा ना, बॉडी टेम्परेचर वेरिएट करके यानी बॉडी अपने होम्योस्टेसिस को रिटेन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वेरिएट कर गया। भाई होम्योस्टेसिस तो ये कहता है ऐसा इक्विलिब्रियम रिटेन हो कि ये नॉर्म्स एकदम अपनी वैल्यू के ऊपर मेंटेन रह जाए, अपने वैल्यू से हिले ही नहीं। जैसे कि कोई शख्स है, आप लोग आराम से बैठे हुए अभी लेक्चर सुन रहे हो, उसको मस्ती सूझी, वो आए एकदम से पीछे से आपको आपके डरा दिया, शॉक में गए। जैसे ही शॉक में जाओगे पल्स डिस्टर्ब होगी, हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, शायद वो इतना बुरा डरा दे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो ऑल्टर हुए ना, वेरिएट करके। हालांकि उसका डराना वो डिजीज़ नहीं है, सिर्फ उसने एक एस्पेक्ट अप्लाई किया है, एक ऐसा एलिमेंट अप्लाई कर दिया है जिसने क्या कर दिया, आपके 2 पैरामीटर्स छेड़ दिए, पल्स भी चढ़ गई, ब्लड प्रेशर भी चढ़ गया। जब पल्स और ब्लड प्रेशर चढ़ गया, मेरा सवाल ये है क्या नॉर्म मेंटेन रहा? जवाब है नहीं रहा। बॉडी अपने नॉर्मल से वेरिएट कर गई, बॉडी अपने नॉर्मल से डाइवर्ट कर गई। और जब बॉडी अपने नॉर्म से डाइवर्ट कर गई या बॉडी जब अपने नॉर्म से वेरिएट कर गई, वेदर क्या होम्योस्टेसिस अब मेंटेन रहा? होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया। और कुछ चीज़ें समझो, भाग कर आते हो, जैसे अभी बैठे हुए आराम से सांस ले रहे होगे, नॉर्मली 16 ब्रेथ्स आ रही होंगी क्योंकि ये नॉर्मल हमारा ब्रीदिंग रेट है। अब अगर भागो, सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो, तो जब इतना भागोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे उतरोगे, सांस फूलेगा। सांस फूल गया ना, क्या अब ब्रेथ 16 आएंगी? कभी नहीं आएंगी। अब आपका जो ब्रीदिंग रेट है ना बढ़ा हुआ होगा। और अब आपका ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ा हुआ होगा? क्योंकि आपके बॉडी का नॉर्म डिस्टर्ब हो गया है, आपने शायद ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लियो, तो ब्रीदिंग बढ़ेगी। जब ब्रीदिंग बढ़ेगी तो फिर ये 16 ब्रेथ्स नहीं आएंगी, ये ब्रेथ 16 से ज़्यादा आ जाएंगी। और जब ये ब्रेथ 16 से ज़्यादा आएंगी तो मेरा सवाल ये है, क्या आपने अपना होम्योस्टेसिस रिटेन किया? होम्योस्टेसिस हो गया है डिस्टर्ब, होम्योस्टेसिस हो गया है ख़राब। तो होम्योस्टेसिस वर्ड जो है ना, ये वाला जो वर्ड है, इसका मतलब ये है एक ऐसी स्टैटिक, एक ऐसी स्टेबल स्टेट जिसमें बॉडी एग्जैक्टली अपने नॉर्म्स पर हो और बॉडी टेंड कर रही है कि वो इक्विलिब्रियम रिटेन्ड रहे। बॉडी ये कोशिश कर रही है कि इक्विलिब्रियम जो है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, जो इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। बट इफ़ इन केस ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, मैंने पहले डिजीज़ को इग्नोर आउट किया था, मैं कह रहा हूँ चाहे वेदर किसी फैक्टर की वजह से हो रहा हो या ये इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हुआ हो ड्यू टू ए डिजीज़ फैक्टर, आप अपनी होम्योस्टैटिक स्टेट के अंदर नहीं हो, आप अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर पाए नहीं जा रहे। ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाइंस रखती हैं फ्रॉम ए वेरी माइनर ऑर्गेनिज्म, छोटा सा वायरस ही ले लो, बैक्टीरिया ले लो, टू दी वेरी मेजर ऑर्गेनिज्म, सबसे बड़े मैमल्स ले लो। जैसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं कंपेयर करके बताऊंगा इसको कई ऐसे एनिमल से, कई ऐसे प्लांट से। आई रूल आउट कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल नहीं है। इन तमाम तर चीज़ों को मैं विद एग्जांपल्स कोट आउट करूँगा। मगर अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉडी कभी भी होम्योस्टेसिस को रिटेन नहीं करती। इट्स बीन ए बैटल ऑफ स्टेबिलिटी। मगर ये बैटल ना बस लड़ी जा रही है। बॉडी बार बार टेंड करती है कि वो अपने होम्योस्टेसिस को रिटेन करे, बट एट टाइम्स इट फेल्स, एट टाइम इट टोटली फेल्स कि जब कभी हमें ऐसे पैरामीटर्स एक्सटर्नली अप्लाई करने पड़ते हैं कि वो दोबारा से अपने नॉर्म्स के अंदर आए। एट टाइम्स बॉडी खुद ही रिटेन करती है, मेजरली बॉडी खुद ही रिटेन कर लेती है। तो होम्योस्टेसिस इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, होम्योस्टेसिस स्टेबल स्टेट होती है। बॉडी जब अपनी स्टेबिलिटी पर होगी, बॉडी तब अपने होम्योस्टेसिस को रिटेन करेगी। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें यही बातें समझनी है, कैसे कैसे बॉडी अपने होम्योस्टेसिस पे आती है, कैसे कैसे बॉडी अपने इक्विलिब्रियम को रिटेन करेगा। इन 3 एस्पेक्ट्स को समझना है। जब हम लोग ये 3 एस्पेक्ट्स कवर कर चुके होंगे ना, दैट मीन्स हम लोगों ने होम्योस्टेसिस के बारे में सबको समझ लिया होगा। सो दिस वॉज लेक्चर 1। मैंने बीच में कह दिया, दोबारा से दोहरा रहा हूँ, चैप्टर लेंदी चैप्टर है, 2 से ढाई महीने लेगा कवर अप होने में, उससे पहले कवर अप नहीं होगा। रश अप भी हम लोग नहीं करेंगे, स्लोली ग्रेजुअली पढ़ेंगे। सो यहीं पर एंड करते हैं हम लोग अपना लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।